एक बार सबके सब लाइव हो जाए। इसमें एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, हम जब तक क्लास लेंगे तब तक मैं आपके कमेंट वगैरह कुछ नहीं पढ़ूंगा। सबसे पहले आराम से जो पूरे क्वेश्चन है वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद में जो भी आपके आंसर है वो मैं आंसर लास्ट में आपको बता दूंगा। मान लो आपके बीच में कोई क्वेश्चन ऐसा हो कि जो नहीं समझ में आए, तो आप एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, जिससे हम आराम से आंसर देख लेंगे। अब देखो, जैसे मैंने आपसे सबसे पहले ही बोल दिया था कि जो हमारा जो प्लान रहेगा वो प्लान इस प्रकार से है कि जो दिल्ली पुलिस के जो प्रीवियस पेपर जितने भी हैं वो सब एक बार टॉपिक टू टॉपिक सोल्व करेंगे। जैसे सबसे पहले जो आज हमारा जो पहला पेपर है वो है 5 दिसंबर 2017 को लगा था, शिफ्ट नंबर फर्स्ट, पहली शिफ्ट में लगा था। उसमें सबसे पहले जो मैथ के जितने भी क्वेश्चन है वो मैथ्स के क्वेश्चन बाय टू बाय सोल्व करेंगे। क्वेश्चन को जब हम सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी बातें बनती है साइड से वो भी सबके सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं शुरुआत करता हूँ। कमेंट में आपके नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि जैसे टॉपिक पूरा हो जाता है आराम से जो भी आपके प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स आराम से कमेंट कर देना, मैं आपके आंसर है वो रिप्लाई कर दूंगा। अब देखिएगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 5 दिसंबर 2017 शिफ्ट नंबर फर्स्ट, उसका पहला क्वेश्चन देखिएगा। यदि हम बात करें कि मैथ में जो क्वेश्चन आए हैं उसमें हम पहला क्वेश्चन की बात करेंगे, केवल पहले मैथ के क्वेश्चन लेंगे, फिर हमें लगेगा कि जैसे मान लो रीजनिंग का क्वेश्चन लेना है तो वो भी ले लेंगे। अब देखिएगा, ये सब के सब रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। कोशिश रहेगी पहले मैथ के क्वेश्चन करने, फिर हमें लगेगा कि मान लीजिएगा रीजनिंग के क्वेश्चन भी सोल्व करने चाहिए, तो वो सब के सब क्वेश्चन एक बार वो भी सोल्व कर लेंगे। अब एक बात और ध्यान रखना कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब के सब इंग्लिश मीडियम में है, तो मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा इन क्वेश्चनों को, क्योंकि अभी क्या है कि थोड़ा सा अरेंज करने में टाइम लग रहा है। इनको हिंदी में टाइप कर लेंगे, नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उसमें हम जो क्वेश्चन लेंगे वो हिंदी में ले लेंगे। अभी जो ये क्वेश्चन है वो इंग्लिश में है बेटा सब के सब, तो ये भी एक विशेष बात को ध्यान रखिएगा। और ये जो पीडीएफ है मैं आपको एक बार अपने टेलीग्राम पे भी अवेलेबल करा दूंगा, जिससे आपकी कोई दिक्कत ना हो। अब देखो, यहां से हमारे मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। मैथ्स का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है। अब देखना, क्वेश्चन नंबर 23 में देखो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले वो समझिएगा। द प्रेजेंट एज ऑफ रोहित एंड मोहित आर 48 ईयर्स एंड 32 ईयर्स। कहने का मतलब क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि मोहित और जो रोहित है उसकी एज कितनी है, 48 वर्ष और 32 वर्ष। फिर अगला ये बोल रहा है कि उनकी एज का रेशियो अनुपात क्या होगा, कितने वर्षों बाद, 12 वर्षों बाद। एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो उसमें जल्दबाजी मत करो, सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को पढ़ा करो, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में काफी डिफरेंस आता है। स्टार्टिंग में क्वेश्चन कुछ और होता है, लास्ट में जाते जाते क्वेश्चन कुछ और कन्वर्ट कर देते हैं। तो आराम से ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा करो, सब कुछ आते आते क्वेश्चन को गलत कर दोगे, इजी होने के बावजूद गलत करोगे। अब देखो इसको पहला क्वेश्चन, अगला ये बोल रहा है कि रोहित की एज तो है 48 वर्ष और जो मोहित है उसकी वर्ष है 32 वर्ष। रोहित की एज कितनी है, 48 वर्ष, और मोहित की कितनी है, 32 वर्ष। अगला ये बोल रहा है कि 12 वर्षों बाद, 12 वर्षों बाद का मतलब समझिएगा कि रोहित भी 12 वर्ष बढ़ जाएगा और मोहित भी 12 साल बढ़ जाएगा। तो देखिएगा 48 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 60, 32 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 44। अब आपको पता है कि रेशियो में यदि कोई भी संख्या होती है अनुपात में, हम उसको किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, किसी भी समान संख्या का भाग लगा सकते हैं, कभी कोई फर्क ही नहीं पड़ता। देखिएगा 4 से कैंसिल हो रहा है 11 बार, 4 से कैंसिल हो रहा है 15 बार, कितना आ जाएगा, 15:11। क्या इस ऑप्शन में है क्या, ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन है 9:4, 9:5, 6:5, 8:5। तो हमने क्वेश्चन को क्या गलत किया था, अगले ने क्या बोल रखा है कि व्हाट वाज द रेशियो ऑफ एजेज ऑफ रोहित एंड मोहित 12 ईयर्स अगो। 12 वर्ष पहले का देखा एक बार, 48 वर्ष और 32 वर्ष देर का है, 12 वर्ष बेक जाएंगे तो यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20। किससे कैंसिल करेंगे, 4 से 5 बार, 9 बार, कितना आ जाएगा, 9:5। कौन सा ऑप्शन होगा, दूसरा ऑप्शन। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ने से गलती क्या होती है, आप बहुत सोचेगा। मैंने आपको जो क्वेश्चन जल्दबाजी में यही करोगे, यदि 12 वर्ष बाद का दिया हुआ है तब तो 12 जोड़ देना, और 12 वर्ष पहले का पूछा है तो 12 वर्ष कम कर देना। अगले ने बोल रखा था 48 और 32, 12 वर्ष पहले का पूछा था
तो 12 कम किया तो कितना आया 36 और 20, अनुपात कितना आ गया 9:5। अब चलो मैं आपको कुछ अनुपात से रिलेटेड बातें बताता हूं। देखो वास्तव में अनुपात होता क्या है, हमें भी पता है कि जैसे ए अनुपात बी है, ए अनुपात बी का मतलब होता है ए बट्टा बी। ए अनुपात बी का मतलब क्या होता है ए बट्टे बी, और ए बट्टे बी को क्या लिख सकते हैं ए अनुपात बी। अब एक बात गौर करो, यदि ऊपर नीचे में किसी संख्या से गुणा कर दूं कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अक्स एक्स वापस कैंसिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब अनुपात में यदि कोई संख्या होती है उसको किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, किसी भी संख्या का भाग लगा सकते हैं, कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 12 साल पहले का पूछा था तो 48 में से 12 कम कर दिया, 32 में से 12 कम कर दिया, अनुपात कितना आ गया 9:5। मेरे हिसाब से पहला क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहले क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 9:5। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन भी है, और जिसने टाइम एंड वर्क, जो प्रीवियस बच्चे हैं, जो पुराने बच्चे मेरे साथ जुड़ रखे हैं, उन्होंने तो ऐसे क्वेश्चन पढ़े हैं। जो नए बच्चे हैं उनको मैं काफी बातें बताऊंगा, तो आराम से पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा। अगला क्या बोल रहा है कि ए बी एंड सी अलोन कैन डू ए वर्क इन 48, 12 एंड 24 डेज। कहने का मतलब क्या है कि ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, वो अलग अलग किसी काम को 48 दिन, 12 दिन और 24 दिनों में करते हैं। अब अगला ये बोल रहा है कि ए बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट 2/3 ऑफ द सेम वर्क। कहने का मतलब ए बी सी तीनों मिलकर कुल काम का कितना 2/3। देखिएगा 2/3 का मतलब कितना होता है, 2/3 का मतलब होता है 2/3। बात पे गौर कीजिएगा, अगले ने बोल रखा है 2/3। एक मिनट, 2/3 का मतलब कितना हो जाता है 2/3। अब एक मिनट बात पे गौर करो बेटा, एक मिनट। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, थोड़ी सी कुछ दिक्कत हुई है, एक बार रुकिएगा। एक मिनट, एक मिनट और रखिएगा, थोड़ी सी कुछ सिस्टम में मिस्टेक है, एक मिनट रुको। संदीप जी एक मिनट आओ यार, फाइल ना कि यार हट गई यार, क्या हट गया। हाँ तो चल यार, रिकॉर्ड कर रहे हैं आप, सही है काम, अचानक ही हटी है यार। हम्म, सॉरी कुछ कोई इश्यू हो गया था, उस इश्यू की वजह से एक बार वापस हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम देख रहे थे बेटा 25, सॉरी 24 नंबर क्वेश्चन था। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए बी एंड सी तीनों व्यक्ति हैं, वो अलग अलग किसी काम को कितने दिनों में करते हैं 48, 12 और 24 दिनों में। ठीक है, तो तीनों मिलकर के 2/3 काम कितने दिनों में करेंगे 2/3। अब एक बार सबके सब बोर्ड की तरफ गौर करना, आराम से सबके सब देखोगे, क्योंकि हम किताबी तरीके पढ़ते आए हैं। मैं आपको एक बार हल्का सा देसी तरीका बताता हूँ मारवाड़ी में, समझो। आगलो अपना बोल रहे हैं कि ए बी सी 3 व्यक्ति है, ए कोई काम करे कितना दिन में 48, बी काम कितना दिन में करे 12 और सी काम कितना दिन में करे 24। 48, 12, 24। एक काम करो, 100 पहले को लेसन लो, एलसीएम। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर एलसीएम क्या होता है। एलसीएम होता क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या
जिसमें दी हुई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाए, 48 का भी भाग जाए, 12 का भी जाए, 24 का भी जाए, तो इसका एलसीएम कितना होगा? इसका एलसीएम हो जाएगा कितना? 120। बात सही लिखिए क्या? ध्यान दीजिएगा, 120 से होगा क्या? 120 में पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा बेटा। कहने का मतलब 120 नहीं कर सकते, यहां पे आप एक काम करो, करो 240, अब पूरा पूरा चला जाएगा। 48 का भाग कितनी बार जाएगा? 240। जो आपका एलसीएम आता है ना, उसमें भी एक बात जरूर ध्यान रखना कि 240 से मान लो कि हमारा काम 240 लड्डू खाने का है, मतलब जितना एलसीएम आया मान लो कि उतने लड्डू खाने हैं। और यदि इस बात को अच्छे से आप समझना चाहो तो मारवाड़ी में समझो बेटा। अगलो अपना क्या है कि ए तो करे 48 दिन में, बी करे 12 दिन में, सी करे 24 दिन में। आ तीनों को एलसीएम, एलसीएम को मतलब एक यान की संख्या जबकि 48 को भी पूरा पूरा भाग जाए, 12 को भी पूरा पूरा भाग जाए और 24 को भी पूरा पूरा भाग जाए, तो आ तीनों को एलसीएम को तो 240। आपने एक बार एक काम करो, या मान लो कि अपन जतो एलसीएम आयो बता लड्डू खाना है, एक बार ये मान के चलो कि हमें टोटल कितने लड्डू खाने हैं? 240। अब देखो ये 48 दिनों में पूरा काम करता है, मतलब 48 दिनों में 240 लड्डू खाएगा, तो एक दिन में कितने लड्डू खाएगा? 5। ये 12 दिनों में 240 लड्डू खाएगा, तो एक दिन में कितने लड्डू खाएगा भाई? 48 दिन में 240 लड्डू खाता है तो एक दिन में 5 खाएगा। ये 12 दिनों में 240 खाता है तो एक दिन में कितने खाएगा? 20। और ये 24 दिनों में 240 खाता है तो एक दिन में कितने खाएगा? 10। 24 का भाग दिया, 12 का भाग दिया और 48 का भाग दिया। ए एक दिन में 5 लड्डू खाएगा, बी एक दिन में 20 लड्डू खाएगा और सी एक दिन में कितने लड्डू खाएगा? 10। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, तीनों मिलकर 2/3 काम, पूरा काम 240 लड्डू खाने का था, 240 का 2/3 करो। देखिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 240 का 2/3, 2/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 80। और 80 का डबल कितना हो जाएगा? 160। हमें 160 लड्डू खाने हैं तीनों मिलकर के, तीनों मिल जाएंगे तो 20, 10, 30 और 5 35। एक दिन में 35 लड्डू खाते हैं, 160 लड्डू खाने में कितने दिन लगेंगे देख लो। 35 का भाग दे दो, 35 का भाग देंगे तो 5 का भाग जाएगा 7 बार, 5 का भाग यहाँ पे दोगे तो 5 दिए 15, 32। कितना आ जाएगा? 32/7। क्या ऑप्शन में मैच कर रहा है क्या? देखो देखिए पहला ही ऑप्शन आ रहा है। एक बार वापस समझाता हूं, आराम से देखना। अगला ये बोल रहा है कि ए, बी और सी तीनों अलग अलग किसी काम को 48 दिन, 12 दिन, 24 दिन में करते हैं, तो बताइए तीनों मिलकर उस काम के 2/3 भाग को कितने दिनों में करते हैं? पूरा काम नहीं, काम कितना है? 2/3। अब देखिएगा, ए उस काम को करता है 48 दिन में, बी उस काम को करता है 12 दिन में, सी उस काम को करता है 24 दिनों में। उनका एलसीएम कितना है? 240। एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है, एलसीएम होता क्या है, उसके लिए एक अलग से टॉपिक पढ़ेंगे एलसीएम, उसमें बातें कर लेंगे। ठीक है, कितना है? 5, 20 और 10, 240 आया था। अब अगला देखो, एक चीज ये बोल रहा है कि कुल काम का 2/3, 240 लड्डू थे, उसका 2/3 किया तो कितना है हमारे पास में? 160 लड्डू। तीनों मिलकर, एक बात बताओ, ए 5 लड्डू खाता है, बी 20 लड्डू खाता है, सी 10 लड्डू खाता है, तीनों मिलकर एक दिन में कितना खाएंगे? 35। 160 में 35 का भाग दे देंगे, उत्तर कितना आ जाएगा? 32/7। कौन सा ऑप्शन होगा? पहला ऑप्शन। मतलब आप एक बात नोटिस कीजिएगा, पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा था अनुपात समानुपात का, और जो दूसरा क्वेश्चन आया वो कौन सा टॉपिक आया? टाइम एंड वर्क का। बट एक बात नोटिस करना, अनुपात समानुपात का भी बेसिक क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क का भी बेसिक क्वेश्चन था, दोनों ही क्वेश्चन बेसिक है। अब देखो आगे तीसरा क्वेश्चन कौन सा आया है उसकी बात करते हैं। ये क्वेश्चन है वो रीजनिंग के हैं। कहने का मतलब एक बात आप नोटिस करना, कभी भी क्वेश्चन टफ नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई टफ क्वेश्चन आए होंगे, क्वेश्चन है नॉर्मल, बस आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जिसको बेसिक नॉलेज है ना गणित का, वो आराम से इन क्वेश्चनों को कर पा रहा है। ऐसा भी नहीं है कि कोई काफी लेवल के क्वेश्चन आए हुए होंगे। जैसे आपके सामने आगे वाला हम क्वेश्चन रखें कि क्वेश्चनों में क्या होता है कि इनमें भी गैप दिया हुआ होता है काफी ज्यादा। अब आपको पता है कि मैथ के क्वेश्चन 15 आने हैं, वो भी अलग अलग जगह दे दिए जाते हैं। अगली बार तो हम क्या करेंगे, जैसे इनमें से केवल जो मैथ के क्वेश्चन है ना, उनको अलग से ले लेंगे, अलग से टाइप करवा के वैसे क्लास लेंगे, तो जिससे हमारा भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और एक रेगुलर आपके पास में पूरा मैटर भी तुरंत मिल जाएगा। जैसे एक चीज सोचो, जैसे मान लो कोई क्लास है वो 30 मिनट में होती है, तो वो क्लास है हमारी मैक्सिमम ये मान के चलिएगा ये 15 मिनट में क्लास कंप्लीट हो जाती है।
हम दो दो पेपर यदि एक साथ भी लेंगे मैथ के तो आराम से कर देंगे। कहाँ गई, काफी नीचे लग रहा है। ये जीके के क्वेश्चन है सबके सब, मैथ लगता है लास्ट लास्ट में दे रखी है। अब यहां से स्टार्ट है मैथ। चलो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्या क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, यहां पे दे रखा है अंडर रूट, अगले ने बोल रखा है अंडर रूट 0.0625। मतलब ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन कौन से टॉपिक का था, अनुपात समानुपात का, दूसरा टॉपिक किसका था, टाइम एंड वर्क का, और तीसरा टॉपिक आया स्क्वायर रूट, वर्गमूल का। अब देखो वर्गमूल को सोल्व कैसे करेंगे, यहां से पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे जितने अंक है उतने जीरो आ जाएंगे, 4 जीरो हो जाएंगे। अब आपको सबको पता है कि ऊपर 625 है, 625 का अंडर रूट कितना होता है 25, 4 जीरो का अंडर रूट करोगे तो कितने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो, 25/100 मतलब टोटल कितना हो जाएगा 0.25। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। एकदम इजी सा क्वेश्चन था, मजाकिया क्वेश्चन है। अब देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, आपको ये मान बताना है 1 + 2 + 3 + 4 20 तक है और बट्टे 7। ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 + 2 + 3 + 4 हमें जोड़ना है 20 तक और बट्टे 7। मैं रेगुलर क्लास में भी आपको एक बात बताते आया हूँ कि ये जो 1 2 3 4 5 ये जो प्राकृत संख्याएं होती है इनका योगफल आपको कई जगह काम में लेना पड़ता है। हो सकता है अगला केवल योगफल का क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है अगला क्वेश्चन पूछ इसको औसत में बना करके क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है इसका क्वेश्चन सरलीकरण में बना दे, और हो सकता है इस प्रकार के क्वेश्चन कन्वर्ट कर दे। तो ये जो प्राकृत संख्याओं से संबंधित बात करते हैं तो 4 फॉर्मूले हैं, वो चारों फॉर्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए। मैं सबसे पहले वो आपको चारों फॉर्मूले ही बता देता हूं कि प्राकृत संख्याओं से रिलेटेड क्या क्या बात होती है। सबसे पहली बात कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल, जितनी प्राकृत संख्या है उनका योगफल कैसे करते हैं, जैसे 1 + 2 + 3 n तक होती है, इनका योगफल का फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। क्या बात बताई, 1 से लेकर n तक होता है, इनका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। जितना अच्छा रटोगे उतना अच्छा सही रहेगा, ये रटने लायक बातें हैं। जितना अच्छा रटा हुआ है उतना ज्यादा दिमाग में सेट रहेगा। सीधा रट के चलो इन चीजों को, फॉर्मूले जितने बनते हैं उनको रट लिया करो, क्योंकि आपको भी पता है कि कंपटीशन में होता क्या है कि कुछ बातें रटनी है, कुछ बातें समझनी है, तो रटने वाली रट लो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब जैसे देखना, पहले इसकी बात कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन दे रखा है 1 से लेकर 20 तक का योग करना है, तो यहां से 1 से लेकर के 20 तक का करेंगे तो n का मान कितना ले लेंगे 20। अब 20 यहाँ पे पुटअप कर दो, n का मान 20 है, 20 और 1 21 हो जाएगा बट्टे 2, 2 का भाग कितनी बार जाएगा 10, और टोटल कितना हो जाएगा 210। लेकिन हमें टोटल ही नहीं, 7 का क्या दे रखा है बेटा भाग, बट्टे 7, 7 का भाग दोगे तो 7 × 21 हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 30। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, पहला ऑप्शन। एकदम इजी दे रखा है। अब चलो बात पे बात आ रही है तो चलो इससे रिलेटेड मैं आपको 2-3 बातें और भी बताता हूं, सुनो। पहली बात तो हमने पढ़ ली प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। अब 2-3 बातें और है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, n का स्क्वायर होता, तो स्क्वायर का योगफल करते तो स्क्वायर का योगफल क्या होता, तो देखिएगा स्क्वायर का योगफल होता n × n + 1 to n + 1 बट्टे 6, n × n + 1 to n + 1/6। दूसरी बात देखिएगा, यदि मान लो क्यूब होता, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, n का क्यूब, यदि क्यूब होता तो ध्यान रखना इसका सूत्र क्या होगा, कोई नई बात नहीं रटनी है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल पढ़ा था, उसका स्क्वायर कर दो, उसका स्क्वायर करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा n², n + 1 का स्क्वायर और बट्टे 7। ये तीनों सूत्र ध्यान में रखोगे, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल और घनों का योगफल, तीनों के तीनों सूत्र आपके ध्यान में होने चाहिए, सीधा सीधा दिमाग में रट के चलोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, एकदम इजी सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 2/3, मतलब 2/3 से बड़ी संख्या कौन सी है, हमें यह बताना है। कितने से, 2/3। देखो 2-3 तरीके हैं इसके, 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक तो आपको मैं एक जुगाड़ू तरीका बताता हूं, 2/3 से बड़ी पूछिए तो ये चारों के चारों ऑप्शन रख लो, 1/2,
3/7, 4/7 और 6/7। चारों ऑप्शन इसके पैरेलल में रख लिए। हमें तो बड़ी देखनी है, तो बड़ी देखनी है तो छोटी वाली को छोड़ते जाओ, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। कैसे देखना, 2 दूनी 4, 3 को 1 से मल्टीपल तिरछा करना है बेटा, 2 का 2 गुनी कितना हो जाएगा 4, 3 को 1 से गुना करेंगे 3, छोटी वाली को छोड़ दो। 7 का डबल कितना होता है 14, 3 तियां 9, 3 को 3 से मल्टीपल करोगे 9 छोड़ दो। 7 का डबल 14, 4 का 3 गुना 12, छोटी होती है छोड़ दो। 7 दूनी 14, 6 तिये 18, बड़ी होती है, उत्तर कौन सा हो जाएगा 6/7। सबसे अच्छा तरीका है कुछ नहीं करना, बड़ी वाली देखनी है तो छोटी वाली को छोड़ते जाओ, और छोटी वाली संख्या देखनी है तो बड़ी वाली को छोड़ते जाओ। एक बार वापस रिपीट करता हूं बेटा, अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा तरीका यही रहता है, क्योंकि पॉइंटों में बदलोगे तो टाइम लगेगा, आप 5 से 10 सेकंड में उत्तर निकाल सको। सबसे अच्छा तरीका यही रहेगा। क्या बताया, एक बार वापस समझना, कौन सी संख्या से बड़ा पूछा है 2/3, चारों ऑप्शन को साथ में लिख लो, 1/2, 3/7, 4/7 और 6/7। अब बात पे गौर कीजिएगा, आपको क्या करना है, तिरछा गुना। बड़ी वाली पूछ रहा है, इसका मतलब छोटी वाली को छोड़ दो। जैसे देखो 2 का 2 गुना होता है 4, 3 का 3 गुना होता है 3, छोड़ दो। अब देखो ये है तो 7 का डबल हो जाएगा 14, 3 का 3 गुना हो जाएगा 9, छोटी वाली छोड़ दो। 7 का डबल हो जाएगा 14, 4 का 3 गुना हो जाएगा 12, छोड़ दो। 7 का डबल हो जाएगा 14, 6 का 3 गुना हो जाएगा 18, बड़ी संख्या यही होगी, आंसर कितना आ जाएगा 6/7। बात समझ में आई होगी। मतलब एक बात सोचिएगा, पहला क्वेश्चन कौन सा पढ़ा था, अनुपात का। दूसरा क्वेश्चन कौन सा पढ़ा था, टाइम एंड वर्क का। तीसरा क्वेश्चन कौन सा पढ़ा था, स्क्वायर रूट अंडर रूट का। इसका कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन है इजी, कोई टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, बस आपको बात का लहजा समझना है। जैसे ये क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम का बोल सकते हो, फ्रैक्शन का बोल सकते हो, तो वहां से ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिए। अब देखना अगला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन जो इंग्लिश में लिखा हुआ है मैं इसको हिंदी में पढ़ दूंगा। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 2, 3, 4 एंड 6। कहने का मतलब क्या है, ज्यादा डरो मत। आप ये सोच रहे होंगे कि सर इंग्लिश में क्यों बोल रहे हैं, इंग्लिश मुझे भी इतनी आती है जितनी आपको आती है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, हिंदी में सुनिएगा इसको। अगला ये बोल रहा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 2, 3, 4, 6 से पूरा पूरा भाग जाए। किससे, 2, 3, 4, 6। देखिएगा ये नहीं बोला है, ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। 2, 3, 4, 6 लीव द रिमाइंडर केस, मतलब ये ऐसी संख्या बताओ जिसमें 2, 3, 4 और 6। ये क्वेश्चन पूरा है नहीं, कटा हुआ है, या तो इसका कोई शेषफल वगैरह होगा। चलो मैं आपको इसका क्वेश्चन बता देता हूँ। अगला ये बोलेगा कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 2, 3, 4, 6 इनका पूरा पूरा भाग जाए और कुछ भी रिमाइंडर न बचे, कोई शेषफल न बचे। एक बार फिर सुनना, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसमें 2, 3, 4, 6 का पूरा पूरा भाग जाए। कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है बेटा। अब देखना, एक बात बताओ, सामान्यतः वैसी बात करें तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, हमें पता है क्या होती है, 1000। अब अगला ये बोल रहा है 4 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 2 का, 3 का, 4 का, 6 का पूरा पूरा भाग जाए। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, सबसे पहले एक काम करो, एलसीएम निकालो। 2, 3, 4 और 6 इनका सबका एलसीएम कितना हो जाएगा, लहसे 12। लहसे का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जिसका इसमें पूरा पूरा भाग जाए। अब जो शर्त बोली गई है, जैसे 4 अंकों की छोटी से छोटी है तो उसमें 12 का भाग दे लो। अब आपको पता है जिस संख्या में 12 का पूरा पूरा भाग जाएगा उसमें 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा। अब 12 का जब भाग देते हैं यहाँ पे हम, तो देखिएगा 12 8 96 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 12 3 36 हो जाएगा, शेषफल कितना बचा, 4। अब बात पे गौर करना, 4 शेषफल बच रहा है तो भाग पूरा पूरा कब जाएगा, यदि इन 4 को या तो हटा दें और या इसमें कुछ जोड़े। लेकिन एक बात गौर करो, यदि 4 को हटा देते 1000 में से तो फिर तो 3 अंकों की हो गई, हमें तो कितने अंकों की चाहिए थी, 4 अंकों की। इसका मतलब हटा तो नहीं सकते, नहीं हटा सकते तो फिर कुछ जोड़ो। अब अगला ये बोल रहा है कि 4 शेषफल बच रहा है, 4 तो शेषफल बच रहा है तो इसमें कितना जोड़े कि पूरा पूरा भाग चला जाए 12 का, कितना जोड़ना पड़ेगा, 8। 8 और जोड़ते ही पूरा पूरा भाग चला जाएगा, इसका मतलब 1000 तो था ही, 8 और जोड़ देंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा, 1008।
कहने का मतलब एक क्वेश्चन आपके यहां से किस में से आया है, एलसीएम एचसीएफ में से आया है, लेसम एसएम में से भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, आपको इसका मान निकालना है। अब एक चीज सोचना, गुणा करके करो तो गुणा कर लेना, लेकिन इनमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है। आपको यदि बीजगणित के कुछ सूत्र हैं, मैं जो रेगुलर बेचेज में आते हैं उन बच्चों को तो मैंने आपको सूत्र लिखा भी रखे हैं। अब यहाँ पे कौन सा सूत्र सेट होता है वो देख लो। आप ये मान लो कि 3.2 को तो ए मान लो, 2.7 को एक बार बी मान लो। अब मैं सेट करने की कोशिश करता हूँ, ए गुना ए हो जाएगा ए स्क्वायर, बी गुना बी हो जाएगा बी स्क्वायर, प्लस ए गुना बी। भाई 3.2 को तो ए माना था, 2.7 को क्या मान रहे हैं बी, बटे ए गुना ए क्या हो जाएगा ए क्यूब, माइनस बी गुना बी क्या हो जाएगा बी क्यूब। अब यदि आपको फॉर्मूले याद हैं तो बहुत इजी, कम टाइम में होगा, नहीं क्वेश्चन होगा ही नहीं आपसे, और होगा भी तो टाइम बहुत ज्यादा लगता है, एक ही क्वेश्चन कर पाओगे 1 घंटे में। तो अब इस क्वेश्चन का आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब ध्यान दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, यहाँ पे बच जाएगा 1 ए माइनस बी। ए का मान कितना मान के चले थे 3.2, इसका मान कितना मान के चले थे 2.7। 3.2 में से 2.7 घटाओगे तो हमारे पास में आ जाएगा 0.5, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 0 हो जाएगा बेटा, और 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार, तो हमारे पास में आंसर कितना आ रहा है 2। सी ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। आप एक बात नोटिस करना, यदि फॉर्मूला आ रहा है तब तो आप 5 से 10-20 सेकंड में कर दोगे, और यदि फॉर्मूला नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चन कम टाइम में नहीं कर पाओगे। फॉर्मूला सेट क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का यदि फॉर्मूला याद है तो हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मैं आपको यहाँ पे 2 फॉर्मूले बता देता हूँ। एक फॉर्मूला ध्यान रखिएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। करंटली जो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना। एक हम जो क्लास लेंगे वो इंपॉर्टेंट जितने भी फॉर्मूले बन सकते हैं बीजगणित के, वो सब के सब 15 मिनट की क्लास बना करके मैं अपलोड कर दूंगा। अब देखो, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, प्लस है तब प्लस और माइनस है तब यहाँ पे देखो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बात समझ गए होंगे। तो फॉर्मूला रखा, मान निकाला, आंसर आ गया। कहने का मतलब यदि फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं क्वेश्चन में टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। बात क्लियर है? ठीक है, अब आगे देखो बेटा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। दिख रहा है क्या आपको? देखो क्वेश्चन क्या बोला है, इफ ए नंबर ए इज 30% लेस देन अनदर नंबर बी। ए है वो 30% कम है किससे, बी से, और बी 20% ज्यादा है किससे, 150 से। बात पे गौर करना, मैं इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके सीधा बोल रहा हूं। अगला बोल रहा है ए है वो 30% कम है बी से, और बी है वो 20% ज्यादा है 150 से। देन हमें वैल्यू निकालनी है बेटा ए की। ए का मान क्या होगा, देखो ए है वो 30% कम है बी से, मतलब बी पता होगा तब तो ए निकल जाएगा, और बी है वो 20% ज्यादा है किससे, 150 से। अब बात पे गौर करो, 150 है उससे ज्यादा है 20%। अब ध्यान रखना, मैं आपको एक बात बताता हूं, ज्यादा होता है तब तो 100 से ज्यादा कर दो, और कम आता है तब 100 से क्या कर दो, कम। अब 20% ज्यादा है बेटा तो 120/100, ये तो आ गया बी का। अब ए है वो 20 से 30% कम है, तो 30% कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70/100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो कैंसिल हो जाएगा। 5 का भाग कितने बार जाएगा, 3 बार, 2 बार, 6 बार, 7 18 हो जाएगा। 18 को 7 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 80। 18 को 7 से गुणा करेंगे, देख लेना, 70 तो ये हो जाएगा, 56 वो हो जाएगा, कितना आ जाएगा 126। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ गए होंगे। कहने का मतलब एक क्वेश्चन आपका किसके सामने आ गया, प्रतिशत का क्वेश्चन आ गया। आगे देखो, अगले वाला क्वेश्चन देखना। अब देखो क्वेश्चन ठीक है, अनुपात का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बताया तो क्लास में तो रेगुलर करवाता हूं, और शायद ये क्वेश्चन तो लगभग सेम सा ही है।
देखो क्या बोला है, ए बराबर बोल रखा है 5/4b। एक काम करो, ये करने से पहले आप देखिए इस क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन यदि दिख रहा है तो ठीक है, नहीं मैं बोल रहा हूं। ए बराबर 5/4b है, बी बराबर बोल रखा है 2/10c। हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान, कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। अब देखो यदि कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं मैं बता देता हूं, देख लो एक बार। ए बराबर 5/4b है, तो यहां से ए अनुपात बी बराबर 5:4 आ जाएगा। बी बराबर 2/10c है, तो बी अनुपात सी बराबर आ जाएगा कितना, 2/10 या 2:10। इसका मतलब, कहने का मतलब आपको मैंने बता रखा है कि जब अनुपातों का संयोजन करते हैं तब एक पीछे एक आगे है, तो इसका संयोजन कैसे करते हैं, उल्टायन। उल्टायन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, और 10 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 40। कैंसिल होता है तो कर देना, 2 से कैंसिल हो रहा है, 5:4:20। 5:4:20 कौन से ऑप्शन में है, चौथे ऑप्शन में है। बात क्लियर है। तो एक क्वेश्चन हमारे पास में किसका आ रहा है, अनुपात का। अनुपात का भी ध्यान दीजिएगा, बेसिक क्वेश्चन आया है ना कि कोई टफ क्वेश्चन आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन एवरेज का क्वेश्चन है, औसत का क्वेश्चन। द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स, 11 प्लेयर का औसत, और उनके कोच एंड देयर कोच इज 33 ईयर्स। 11 प्लेयर का औसत और उसका जो कोच है कितना है, 33 ईयर्स का है, 33 वर्ष का है। तो एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स एंड देयर कोच, कहने का मतलब 11 तो प्लेयर और उसके कोच को शामिल कर दें तो उनका औसत है 33 साल। फिर अगला ये बोल रहा है कि द एवरेज एज ऑफ द फर्स्ट ईयर्स एंड द एवरेज एज ऑफ अदर 6 प्लेयर्स इज 30 ईयर्स। देख लेना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कटा हुआ था। प्रथम 5 खिलाड़ियों का, फर्स्ट 5 प्लेयर्स है, उनका औसत कुछ था और अगले 6 प्लेयर का कुछ औसत था। तो व्हाट इज द एज इन ईयर्स, कहने का मतलब ये क्वेश्चन तो देखो एग्जैक्ट यहाँ पे कटा हुआ है, नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये क्वेश्चन है कैसा मैं वो बता देता हूँ। अगला ये बोल रहा है कि 11 प्लेयर और एक कोच है, इनका मिलाकर के जो औसत है वो 33 ईयर है। ठीक है, 5 प्लेयर का हमें औसत दे रखा था, 6 प्लेयर का हमें औसत दे रखा है। तो एक बात सोचो, 5 प्लेयर के औसत से हम 5 प्लेयर का टोटल निकाल लेंगे, 6 प्लेयर के औसत से हम 6 प्लेयर का टोटल निकाल लेंगे, तो 5 और 6 11, 11 प्लेयर का टोटल आ जाएगा। अब हमें पता है कि औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है योग इंटू संख्या, टोटल इंटू नंबर। अब योग तो हमें कितना दे रखा है भाई, 11 तो प्लेयर थे, एक वो कोच था, तो संख्या तो 12 होगी। ठीक है, अब देखो एक मिनट, सॉरी, योग बराबर होता है औसत इंटू संख्या, एवरेज इंटू नंबर। औसत तो हमें दे रखा है 33, संख्या दे रखी है 12। 33 का 10 गुना 330 होता है, 33 का डबल 66 हो जाएगा। 330 और 66 कितना होता है, 396, 396 हो जाएगा। अब देखिएगा हमें क्या होगा, 5 प्लेयर व 6 प्लेयर, 11 का टोटल निकाल लेंगे और 11 का टोटल इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास में किसकी उम्र आ जाएगी, कोच की उम्र। और हमें ये पूछा कि व्हाट इज द एज इन कोच। ये क्वेश्चन पूरा कटा हुआ था तो आधा अधूरा था, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन है इसी प्रकार का। 12 का टोटल दे रखा था, उनमें से 11 का हम टोटल निकाल लेंगे, तो 12 के टोटल में से 11 का टोटल माइनस कर देंगे तो जो केवल कोच बता था उसकी आयु आ जाएगी हमारे पास। बात ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कटा हुआ था इसलिए पूरा देख नहीं पा रहे। ठीक है, आगे देखो। अब देखो, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एसआई इंटरेस्ट द रेट ऑफ 2.5% पर एनुअल। देखना, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। एक तो थोड़ा सा टेक्निकल है अभी, ये क्या है कि पहला दिन है तो थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि सीट है वो डायरेक्टली जैसा पेपर था वैसा का वैसा उठाया गया था। अब एक तो क्या हुआ था कि इंग्लिश में है तो हो सकता है थोड़ी सी आपकी भी प्रॉब्लम आई। अब देखना, एक बार जो अनुपात वाला क्वेश्चन है वो एक बार वापस कर लेंगे। कि एंडिंग में क्वेश्चन डाल दिए हैं, कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग में डाल दिए थे।
एक मिनट देखना। देखो कौन सा क्वेश्चन देख रहे थे हम, यही देख रहे थे शायद। अब देखो एक बार मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, थोड़ा सा क्या है, ये क्वेश्चन उधर रह गया था, थोड़ा सा टेक्निकल इशू था। देखना एक बार, द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स एंड देयर कोच इज 33 ईयर्स, मतलब 11 प्लेयर और एक जो कोच है उनका टोटल 33 ईयर्स है। द एवरेज एज ऑफ फर्स्ट 5 प्लेयर, स्टार्टिंग के 5 प्लेयर का औसत कितना है, 29। थोड़ा सा क्वेश्चन उधर रह गया था, सॉरी, ठीक है। और द एवरेज एज ऑफ अदर 6 प्लेयर इन 30, ध्यान दीजिएगा, यदि हम बात करें 11 प्लेयर और एक कोच, इनका औसत दे रखा है 33, ठीक है। अब अगला ये बोल रहा है कि स्टार्टिंग के जो 5 है उन 5 का औसत कितना दे रखा है, देखिएगा, देखिए 29। अब देखना 11 प्लस 1, इनका औसत दे रखा है 33, औसत तो 33 है, संख्या कितनी है 12, भाई औसत 33 संख्या 12, टोटल निकाल दो, 330 और 66 कितना हो जाएगा, 330 और 66 करोगे तो कितना होगा भाई, 396। अब देखो जो 5 प्लेयर है उन 5 प्लेयर का औसत है वो हमें कितना दे रखा है बेटा, 5 प्लेयर और 5 प्लेयर का औसत कितना दे रखा है, एक मिनट ये हटेगा, वापस देखना पड़ेगा पूरा। 5 प्लेयर का 29 है, 11 प्लस 1, इनका औसत 33 था, 5 प्लेयर का औसत 29 है और जो 6 प्लेयर है उनका औसत 30 है। अब देखिएगा 12 को 33 से गुना कर लेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 396। 5 प्लेयर का औसत 29 है तो 5 को 29 से मल्टीपल करेंगे, 29 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 145। अदर जो 6 प्लेयर हैं उनका औसत 30 है, 30 का 6 गुना कितना हो जाएगा, 180। कहने का मतलब इन 11 प्लेयर का जब टोटल करोगे तब हमारे पास में कितना आएगा, 180 और 145 कितना हो जाएगा, जोड़ो देखिए 325। अब देखिएगा टोटल 396 था, 12 का, 11 प्लेयर और एक कोच का, उनमें से 11 प्लेयर का 325 है, जो बच गया जो एक्स्ट्रा है वो किसका है, कोच का, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 76 वर्ष। ये किसका आ जाएगा, कोच का आ जाएगा। तो हमसे यही पूछा था कि कोच का क्या हो जाएगा, देखिएगा ऑप्शन क्या है, हमने कितना निकाला था एक बार देखना, देखिए 5 प्लेयर का 29 है, देखो 5 प्लेयर का 29 था, 6 प्लेयर का 30 था, 11 और एक 12, 12 प्लेयर का 33 था, ठीक है। अब देखना एक मिनट, 33 को 12 से गुना किया तो 330 हो गया है, और 330 और ऊपर जो 66 हो जाएगा, 330 और 66 कितना हो जाएगा, 396। 29 का 5 गुना करोगे तो 145 होगा, 30 का 6 गुना करोगे 180 होगा, 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 325 होगा। अब देखना, देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना हो रहा है, 4 हो जाएगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना हो रहा है, 7 हो जाएगा, आंसर कितना आ रहा है, 76। क्या मिस्टेक हो रही है रे, 5 प्लेयर का 29 बोल रखा था तो 29 का 5 गुना करते तो 100 आ जाता, 145 आता, सही है। फिर इनका 30 दे रखा था, 180 हो जाएगा, सही है। 200 हो जाएगा, 325 होगा, ये भी सही है। 11 और एक 12 था, 12 प्लेट का 30 देखोगे तो 330 हो जाएगा, 330 और 66 कितना हो जाएगा, 396 होगा, 396 और 325 का अंतर कितना हो जाएगा रे, 6 में से 5 घटाएंगे 1, सॉरी ये मिस्टेक कर रहे थे हम जल्दबाजी में, कितना आ जाएगा, 71 आ जाएगा, 71 आंसर आ जाएगा, 74 नहीं होगा, कितना हो जाएगा, 71 है। क्या कि ऑनलाइन पर कभी कभी क्या होता है कि माइंड, आपको पता है कि क्लास तो सामने है नहीं, तो हो सकता है कभी कभी बोलने में अजीब सा लगे, 1 से 2 क्लास में होता है कि मैं भी थोड़ा पूरा सेट हो जाऊंगा, उसके बाद में कोई मिस्टेक ऐसे नहीं रहती है। देखो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 71। अगला क्वेश्चन देखना बेटा, देखो क्वेश्चन क्या, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 8000 फॉर 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 2.5% पर एनुअल। कहने का मतलब समझो, हमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर देखना है, कितने रुपए पर, 8000 रुपए 2 वर्ष के लिए 2.5% की रेट से। अब देखो पूरी बातें तो जब हम SICI पढ़ेंगे तरीके से तब होगा। मैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालता हूं, चक्रवृद्धि ब्याज से ही साधारण ब्याज निकाला जा सकता है। एक बात सोचो आप लोग कि चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज में अंतर क्या होता है।
आप यदि मारवाड़ी में बात करना तो बाणिया बुद्धि को आदमी हुए, ब्याज को ब्याज लागू करवा लाग जा वो क्यों हुए, चक्रवर्ती ब्याज। तो ध्यान दीजिएगा 8,000 रुपये है, 2.5%। कितने वर्षों के लिए निकालना है, 2 वर्षों के लिए निकालना है। तो देखिएगा 2.5% का मतलब समझते हो क्या रे कितना होता है, 1/8 होता है। यदि नहीं पता तो देख लेना, 2.5% हटाएंगे तो 100 का भाग लगाएंगे, 0 यहाँ पे आ जाएगा अपना, 25 का हो जाए 100, कितना होता है 1/40, सॉरी 1/40 होगा। यहाँ पे 1/40 करोगे तो कितना आ जाएगा 200, 8,000 का 1/40 करोगे तो कितना आ जाएगा 200। एक बात ध्यान देना, चक्रवर्ती ब्याज निकालते कैसे हैं, 8,000 का पहले 2.5%, 2.5% का मतलब होता है 1/40, वो किया तो हमारे पास में है 200। अब हम दूसरे वर्ष का, क्योंकि 2 सालों का निकालना था, तो 8,000 का तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, ब्याज का ब्याज लगता है, मतलब इस 200 रुपए का भी ब्याज लगेगा। और 200 का जब 1/40 करोगी तो कितने रुपए आ जाएंगे 5। अब एक बात देखो, खासियत होती क्या है कि साधारण ब्याज में मूलधन कभी भी चेंज नहीं होता, जो प्राइम वैल्यू होता है वो कभी भी चेंज नहीं होती। कहने का मतलब साधारण ब्याज में पहले साल भी 8,000 का लगता और दूसरे साल भी कितने का लगता, 8,000 का। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है कि ब्याज का ब्याज लगता है। अब एक चीज देखो, इसके कहने का मतलब ये क्या हुआ कि ये तो है साधारण ब्याज और ये पूरा मिला के है चक्रवर्ती ब्याज। अगला ये बोल रहा है साधारण ब्याज में चक्रवर्ती ब्याज का अंतर, चक्रवर्ती ब्याज 405 रुपए होता, साधारण ब्याज 400 होता, तो इसका अंतर देखते तो कितने रुपए आता 5, यही पूछता था, तो इसका आंसर हो जाएगा 5, चौथा ऑप्शन होगा। ठीक है, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर। आगे देखो क्या बोला है, इफ 40 चेयर्स आर bought of 10,000 rupees, then how many chairs must be sold for 10,000 to get 6%। देखिएगा अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 40 चेयर है वो 10,000 रुपए में खरीदी, कितने रुपए में खरीदी 10,000 चेयर में। अब अगला बोल रहा है कि हाउ मेनी चेयर, कितनी चेयर बेचेगा 10,000 रुपए में, जिससे कि उसे 60% का लाभ हो, यानी का मतलब होता है लाभ। ध्यान दीजिएगा अगला बोल रहा है 60% का क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। क्वेश्चन को एक बार वापस सुनना, अगला बोल रहा है कि 40 चेयर है वो 10,000 रुपए में खरीदी, अब 10,000 रुपए में कितनी चेयर बेचे कि 60% का लाभ हो, 60% का क्या होना चाहिए, लाभ। अब देखो एक चीज सोचना आप लोग कि 40 चेयर है वो 10,000 रुपए में खरीदी थी, तो एक चेयर कितने में खरीदी वो देख लो, 10,000 है बट्टे 40, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 4 का भाग जाएगा यहाँ पे 250 बार, तो 250 रुपए की एक चेयर खरीदी। अब हमें 60% का लाभ कमाना है, तो हम ये देख लेते हैं कि एक चेयर को कितने रुपए में बेचेंगे 60% का लाभ हो जाए। अब देखिएगा 250 से 60% लाभ का मतलब आपको पता है, जब लाभ होता है तब तो 100 से ज्यादा और हानि होती है तब 100 से क्या करते हैं कम। तो देखना 160 बट्टे 100, 25 का भाग जाएगा 5 बार, 25 का 4 गुना हो 100, 4 चौक 16, कितना आ जाएगा रे, देखो देखिए भाई हमने क्या किया था, हमने किया था 25 से कैंसिल किया था क्या, एक बार वापस देख लेना थोड़ी कैलकुलेशन। देखो 10,000 में 40 से डिवाइड किया था, एक चेयर के हमारे पास में रुपए आ गए कितने 250। अब मैं प्रत्येक चेयर पर 60% लाभ कमाता हूं, अभी हमें 60% का लाभ कमाना है, तो 250 में खरीदी थी, 60% लाभ का मतलब कितना हो जाएगा 160 बट्टे 100, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 25 का 10 गुना हो जाएगा 250, 25 का 6 गुना हो जाएगा 150, 250 और 150 कितना हो जाएगा 400। कहने का मतलब एक चेयर 400 रुपए में बेचेंगे तब 60% का लाभ होगा। रुपए तो कितने कमाने हैं वापस 10,000 ही, तो 400 रुपए में एक चेयर बेचेंगे तो 10,000 में कितनी चेयर बेचेंगे वो देख लो, 10,000 में 400 का भाग दे दो, 20 से 20 कैंसिल, कितनी आ जाएगी 25 चेयर। ऑप्शन में दे रखा है क्या, ये लीजिएगा। एक बार वापस समझना, अगले ने ये बोला था कि 10,000 में 40 चेयर खरीदी, अब 10,000 में कितनी चेयर बेचे कि 60% लाभ हो। हमने क्या किया, एक चेयर को मूल्य निकालिए कि एक चेयर 250 रुपए में खरीदी, अब हमें तो 60% लाभ कमाना है, तो 60% लाभ कमाने के लिए एक चेयर को कितने में बेचेंगे पहले वो देख लो। तो 250 है, 60% लाभ का मतलब कितना हो जाएगा 160 बट्टे 100, कितना आया 400। अब एक चेयर 400 में बेचेंगे तो 10,000 रुपए में कितनी चेयर बेचेंगे, 400 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 25। बात समझ में आई होगी, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखो बेटा, थोड़ा स्पीड से देखते हैं। देखो क्या बोला है, पीयूष मार्क्स द प्राइस ऑफ हिज आर्टिकल 30% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। देखो क्या लिखा है कि पीयूष है वो अंकित करता है कितना 30% ज्यादा कॉस्ट प्राइस, मतलब उसकी जो लागत मूल्य है लागत मूल्य से 30% ज्यादा अंकित करता है। अब वो क्या बोल रहा है
इफ ही सेल्स द आर्टिकल फॉर RS 780 रुपए आफ्टर फॉलोइंग ए डिस्काउंट ऑफ 20%, मतलब 20% छूट के बाद वह उसे 780 रुपए में बेचता है, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो क्वेश्चन है क्या, अगला ये बोल रहा है कि पीयूष है वो अगला मार्क्स द प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल 30% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, उसके जितने मूल्य में उसने वस्तु खरीदी थी उससे 30% ज्यादा अंकित करता है। पहली बात तो ये बोल रहा है। फिर वो ये बोल रहा है कि यदि उसे 780 रुपए में बेचे तो उसको 20% डिस्काउंट देना पड़ेगा। 20% क्या देना पड़ेगा, डिस्काउंट। तो बताइए उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। अब आपको एक बात तो कंफर्म पता होगी कि छूट या जो डिस्काउंट होता है, बट्टा भी बोलते हैं इसको, यह हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। आप एक बार ये मान लीजिएगा कि अगला ये बोल रहा है कि जितनी कॉस्ट प्राइस है उससे 30% ज्यादा अंकित करना है। तो कॉस्ट प्राइस हमने क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपए, 30% ज्यादा अंकित करता है मतलब अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 130। अब बात पे गौर करना, 20% डिस्काउंट देकर के बेच रहा है और डिस्काउंट तो आपको पता है अंकित मूल्य पर देता है। 20% डिस्काउंट का मतलब कितना हो जाएगा 80/100, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। 13 का 8 गुना कितना होता है, 13 घंटे कितना होता है 104 होता है। कितना हुआ 104। अब देखो एक चीज सोचिएगा, हमारे अकॉर्डिंग तो 104 में बेच रहे हैं और क्वेश्चन वाला कितने में बेच रहे हैं 780। अगला बोल रहा है कि यदि उसे 780 रुपए में बेचे तो 20% की छूट देनी पड़ती है। मैंने 20% की छूट दी तो हमारे हिसाब से तो 104 में बेचा और क्वेश्चन के हिसाब से कितने में बेचा 780। अब अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है तो बताइए उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, मतलब हमें 100 का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिएगा 104 का मान तो दिया हुआ है, 100 का ज्ञात करना है और दिया हुआ कितना है 780। भाग पूरा पूरा चला जाएगा। देखो देखिए 4 से कैंसिल होता है, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा, 4 का भाग जाएगा 25 बार, 26 का 3 गुना होता है 78, 25 को 3 गुना होता है 75, कितना आ जाएगा 750। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। एक बार वापस गौर करो, क्वेश्चन है क्या, पीयूष मार्क्स द प्राइस ऑफ इज आर्टिकल 30% मोर देन कॉस्ट प्राइस, मतलब उसका जो अंकित मूल्य है उससे 30% ज्यादा अंकित करता है। पहली बात। दूसरी बात यह बोली गई है कि जब उसको 780 रुपए में बेचता है तो 20% छूट होती है और छूट हमेशा कौन से मूल्य पर होता है, अंकित मूल्य पर। कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप ये मान लो कि जो कॉस्ट प्राइस जो लागत मूल्य वो 100 है, 30% अधिक तो अंकित कितना हो जाएगा 130। अब उस पर 20% छूट है, 20% छूट दे तो हमारे हिसाब से तो 104 में बेचा और क्वेश्चन के हिसाब से कितने में बेचा 780। तो 104 की वैल्यू दी हुई है, लागत मूल्य पूछ रहा है मतलब 100 का मान ज्ञात करना, लागत मूल्य 100 मान के चले थे, ज्ञात करना दिया हुआ कितना है 780, उत्तर कितना आ जाएगा 750। बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर टू एरिया ऑफ ए सर्कल विच इंस्पायर्ड इन द स्क्वायर। देखिएगा अगला ये बोल रहा है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर। अगला ये बोल रहा है जो वर्ग होता है, वर्ग का स्क्वायर है, टू एरिया ऑफ ए सर्कल विच इंस्क्राइब्ड इन द स्क्वायर, मतलब जो क्या होगा कि स्क्वायर से ढका हुआ होता है वर्ग से। एक चीज सोचो, ये वर्ग है, एक चीज सोचो, इससे यदि मान लो मैं कोई सर्कल बनाता हूं, ये सर्कल है वो इससे ढका हुआ है, ठीक है। अब एक बात आप गौर कर लीजिएगा कि इस सर्कल होगी, इस सर्कल की जो ये व्यास होगा, आपको पता है ये व्यास होता है, ये व्यास इसकी भुजा के बराबर ही होगा। यदि भुजा मान लो आप ये मान के चलो ए है तो इसका व्यास भी क्या होगा ए। व्यास की आधी त्रिज्या होती है आपको पता है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी a/2। अब अगला बोल रहा है इनका एरिया, पहला बोला है कि स्क्वायर का एरिया, वर्ग होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, और जो वर्त है वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब होता है त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है a/2, a/2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा a²/4, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अनुपात में कैंसिल कर सकते हैं। पाई का मान कितना आ जाएगा 22/7, ये यहाँ पे मैं सीधा ही रख रहा हूँ। अब देखो कैंसिल कर दो, 2 का भाग जाएगा 2 बार, यहाँ पे जाएगा 11 बार, 7 दूनी 14, 14 से यदि अनुपात को गुना करोगे तो 14 से 14 यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा, अनुपात कितना आ जाएगा 14:11 आ रहा है क्या दूसरे ऑप्शन में। तो क्वेश्चन बोला क्या था, एक तो वर्ग है, एक वर्त है, जो वर्त है वो वर्ग से ढका हुआ है, किससे वर्ग से बन रहा है। तो बताइए उनका जो एरिया था उसका अनुपात क्या होगा, अनुपात कितना आ जाएगा 14:11। अगला क्वेश्चन,
ए मैन ट्रेवल्ड ऑफ 4 इक्वल डिस्टेंस, 4 समान दूरियां ऑफ 3 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 10 से 20 30 और 40 रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। उसकी औसत चाल क्या होगी। एक बात बता दूं, औसत चाल, चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय, औसत चाल का सूत्र होता है कुल दूरी बटा कुल समय। अब देखो 4 इक्वल डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर एट स्पीड, एक चीज सोचना, ए मैन ट्रेवल्ड 4 इक्वल डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के 4 बराबर टुकड़ों में जाता है। टोटल तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3 किलोमीटर के यदि 4 पार्ट करेंगे, 3 3 3 3 तो 4 3 कितना हो जाएगा 12। लेकिन एक चीज सोचना, अब हमारे पास में होगा क्या, हमारे पास में समय नहीं है भाई, कुल दूरी बटा कुल समय, तो समय हमें निकालना पड़ेगा। पहले का समय निकालेंगे, समय का सूत्र क्या होता है दूरी बट्टे चाल, तो 3/10 हो जाएगा। दूसरे का समय निकालोगे तो कितना आ जाएगा 3/20 आ जाएगा। तीसरे का समय 3/30 आ जाएगा। चौथे का समय 3/40 आ जाएगा। 3 क्या आ जाएगा कॉमन, इससे क्या चला जाएगा 4 बार, 10 20 30 और 40 का लहसन ले लेना 120 आएगा। अब देखना ये 3 कॉमन लोगे तो 3 से कैंसिल हो जाएगा 4 बार बटे 10 20 30 और 40, एलसीएम आ जाएगा 120। 120 से जब करोगे तो 10 का भाग जाएगा 12 बार, 20 का जाएगा 6 बार, 30 का भाग जाएगा 4 बार, 40 का भाग जाएगा 3 बार, 120 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 12 6 18, 4 22 और 3 कितना हो जाएगा 25। तो देखो 4 गुणा 120 बट्टे 25 हो जाएगा। 5 से कैंसिल हो रहा है 5 बार, 5 से कैंसिल हो जाएगा 24 बार, 24 का 4 गुना कितना होता है 96। अब देखो 96 में 5 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा रे, देखो देखिए 5 एकम 5 हो जाएगा, 46 का कितना हो जाएगा 9 पंजे 45 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 कितना आ जाएगा 19.2। एक बार वापस क्वेश्चन को पढ़ लेना। अगला ये बोल रहा है कि 3 किलोमीटर की 4 दूरियां हैं, 4 पर दूरी है 3 किलोमीटर की। पहली दूरी को 10 की स्पीड से, दूसरी को 20 की स्पीड से, 30 की स्पीड से, 40 की स्पीड से कवर करता है। तो औसत चाल, औसत चाल का सामान्य सूत्र होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी देखोगे तो 3 किलोमीटर की 4 है तो 4 3 12, पहली सिचुएशन। अब आपको कुल दूरी बटा कुल समय, समय है नहीं तो निकालना पड़ेगा। समय का सूत्र क्या होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी 3 किलोमीटर चाल लिख दी। फिर दूसरी सिचुएशन का समय, तीसरी सिचुएशन का समय और चौथी सिचुएशन का समय, कुल दूरी बटा कुल समय। सोल्व किया, उत्तर कितना आ जाएगा 19.2। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला ये बोल रहा है पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, पी स्टार्टेड ए बिजनेस विथ 8,000 रुपए, आफ्टर सम मंथ्स क्यू जॉइंड विथ 60,000 रुपए, सॉरी 80,000 रुपए 60,000 रुपए, इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर वाज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 2:1। देखिएगा अगला ये बोल रहा है कि पी है वो किसी काम को 80,000 रुपए लगाकर स्टार्ट करता है, कुछ समय बाद क्यों है वो 60,000 रुपए लगा करके शामिल होता है, दोनों के प्रॉफिट का अनुपात कितना है 2:1। अब देखो कुछ समय बाद मतलब समय दोनों का अलग अलग है, रुपए भी अलग अलग है, तो ध्यान रखिएगा समय अलग अलग हो रुपए अलग अलग हो तो लाभ का जो बंटवारा होता है उसका अनुपात होता है M1 T1 बटे M2 T2। ध्यान दीजिएगा बेटा, M1 M2 तो हो जाते हैं रुपए और T1 T2 हो जाता है उनका टाइम। अब देखिएगा P 80,000 रुपए लगाता है, स्टार्टिंग से हो रहा है, साल भर के लास्ट तक रहता है, तो कितने महीने काम करेगा 12 महीने। क्यों 60,000 रुपए लगाता है, कुछ महीने बाद ज्वाइन करता है। अब हमें नहीं पता कितने महीने बाद ज्वाइन किया, कितने भी महीने बाद क्या होगा, मान लो उसने अक्स महीने काम किया, कितने महीने काम किया अक्स, तो अब उनके जो ये लाभ का अनुपात है ये हमें दे देगा कितना 2/1। अब सोल्व कर दो, 4 0 से 4 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 का डबल, ठीक है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अक्स बराबर कितना आ जाएगा 8। मतलब ये 8 महीने काम करेगा। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड क्यू ज्वाइन द बिजनेस, क्यू कितने महीने बाद ज्वाइन करेगा, 8 महीने तक तो काम करता है, इसका मतलब ज्वाइन कितने महीने बाद करेगा 4 महीने बाद। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 4। ध्यान रखिएगा ये तो ऑप्शन बनाने में एग्जामिनर टैलेंट होता तो वो 8 भी देता, फिर कंफ्यूजन करने के लिए, क्योंकि हमने 8 निकाला, 8 ऑप्शन में मिलते गड़बड़ हो जाएगा। 8 महीने तक तो काम किया है, इसका मतलब कितने महीने बाद ज्वाइन किया है 4 महीने बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन, F and M together can do a piece of a work in 8 days. F alone can do the same work in 12 days. In how many days can M alone do the same work? कहने का मतलब क्वेश्चन क्या है कि F और M दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं। F और M दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं 8 दिन में। F अकेला उस काम को कितने दिन में करता है
12 दिन में। तरीका बताया हुआ है। सबसे पहले इन क्वेश्चनों में एलसीएम ले लिया करो, एलसीएम आ जाएगा 24। 8 दिन में 24 लड्डू खाएगा, एक दिन में कितने खाएगा? 3। 12 दिनों में 24 लड्डू खाएगा, एक दिन में लड्डू कितना खाएगा? 2। अब देखो दोनों मिलकर के 3 लड्डू खाते हैं, उनमें से ये 2 लड्डू खाएगा एफ, तो एम डेली के कितने लड्डू खाएगा? 1 लड्डू खाने कितने हैं? 24। एम डेली का एक दिन में 1 लड्डू खाता है, तो 24 लड्डू खाने में कितने दिन लगेंगे? 24 दिन। क्वेश्चन यही पूछा गया था कि एम अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? 24 दिनों। ये आपका पहला पेपर कंप्लीट है बेटा। अब बात पे गौर कीजिएगा। मैं कुछ बात बताना चाह रहा हूं। आपने पूरा पेपर देखा होगा। मेरा पेपर सोल्व करवाने का रीजन यही था कि आपके सामने केवल एक बार ये आ जाए, और आज का मेरा भी पहला पेपर है, तो हो सकता है कि कुछ गलती हो, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाना हुआ ऑफलाइन पढ़ाने में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो 1-2 पेपर जब तक सोल्व करेंगे तब तक मेरी भी ट्यूनिंग सेट हो जाएगी। आज का ये अचानक से प्लान बन गया था, नहीं तो पेपर आगे जो भी आएगा वो आपके पास में हिंदी में टाइप होगा और केवल मैथ के क्वेश्चन होंगे, पूरे व्यवस्थित करके लेके आएंगे। तो पहला पेपर था, तो हो सकता है थोड़ी बहुत कुछ मिस्टेक भी हो। एक बात जरूर गौर कर लेना, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए थे और लेवल क्या क्या था। आपने गौर किया होगा, सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन पढ़े थे, अनुपात का क्वेश्चन आया है, प्रतिशत का क्वेश्चन आया है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन आया है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आया है। आप ये ध्यान रखिएगा, वर्गमूल का भी क्वेश्चन आया है, लैसे मैसे का भी क्वेश्चन आया है। आप ये ध्यान दीजिएगा कि ज्योमेट्री का भी क्वेश्चन आया है, जो वर्ग वर्त वाला पढ़ा था उसका भी क्वेश्चन आया है, अलजेब्रा का भी क्वेश्चन आया है, बीजगणित का भी क्वेश्चन आया। आपने पढ़ा होगा अभी a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये जो पढ़ा था ऐसा क्वेश्चन भी हमारे सामने आया है। तो कहने का मतलब ऑल ओवर अर्थमेटिक के क्वेश्चन ज्यादा थे। एडवांस मैथ का क्वेश्चन इस पेपर के अकॉर्डिंग देखें तो 1 या 2 क्वेश्चन हमारे पास में एडवांस मैथ के आए हैं। ठीक है, आगे जैसे जैसे हम पेपर देखेंगे, जैसे ये पेपर देखा है, अगली शिफ्ट का भी पेपर लेके आऊंगा, इससे हम ये एनालिसिस करते जाएंगे कि एक शिफ्ट में 4 पेपर आते हैं, तो उन चारों पेपरों में भी क्या डिफरेंस आता है, किस में कौन सा ज्यादा वेटेज है, कौन सा कम है। हो सकता है इस पेपर में कुछ मिस्टेक भी हुई हो, थोड़ी सी मेरे में भी हेजिटेट है क्योंकि अभी स्टार्टिंग में है, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक भी हो सकती है। और बात करते हैं हम अगले वीडियो में। आपके जो भी कमेंट्स हैं वो मैं आराम से पढ़ लूंगा। ये हो सकता है कि कुछ हेजिटेट भी हुआ हो, कुछ मिस्टेक भी हुआ हो, और एक कुछ सुधार करने हो, वो सुधार भी एक बार कमेंट में कर देना, क्योंकि 1-2 वीडियो में आपको भी पता है कि जनरली होता है, क्योंकि एक तो ऑफलाइन पढ़ाया जाता है तब बच्चे सामने होते हैं, एक ऑन स्क्रीन पढ़ा रहे हैं तो उसमें हल्का सा डिफरेंस रहता है। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक।